ठीक बात है। अच्छा, ये अभी मैं अवाम के पास आती हूँ। ये एक बच्चा यहाँ पे सवाल करना चाहता है। ठीक है, ओके, लीजिए। शेख साहब, हमने बड़ी हुकूमतें आते जाते लोगों ने भी देखी है, हर दफ़ा कोई ना कोई एक उम्मीद जागती है फिर मर जाती है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अवामी मुस्लिम लीग जो है अगर किसी इत्तेहाद में शामिल होती है आइंदा इलेक्शन में और कामयाब हो जाते हैं तो आम आवाम के लिए आपकी क्या अव्वलीन तरजीहात होंगी? देखो, मेरी ज़िंदगी के 3 मकसद थे सियासत में। पहले तालीम को आम करना। आज रावलपिंडी पाकिस्तान का सबसे पढ़ा लिखा शहर है जिसकी सबसे बड़ी सज़ा मुझे मिली। मेरी ज़िंदगी का मिशन था कि मेरी माँ अनपढ़ थी, मैं नहीं चाहता था कि मेरी पड़ोस की माएँ अनपढ़ हों। आज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लड़कियां रावलपिंडी में तालीम हासिल करती हैं। मेरी ज़िंदगी का मिशन था कि मैं हॉस्पिटल्स को बेहतर जितना मैं कर सकता था, होली फैमिली को मैंने डबल किया। जब मैं आया तो मशीनें जहां छोड़ के गया वहीं थी। ये 410 बेड का हॉस्पिटल 3 साल से लोगों को देख रहा है। कोई इस कौमी गैरत नहीं है कि मैं यहाँ 2 अरब रुपया लगा के गया और ये 8 अरब रुपए का मेरा बजट जो है उसमें चरसी और भंगी और पाउडरी बैठे हुए हैं आज यहाँ पे। और जो मैं इस शहर को रास्ता देना चाहता था, शेख रशीद एक्सप्रेस वे, सब लोगों की मैंने गालियाँ सुनी, लोगों को बेदखल किया, लोगों से जगह हासिल की, लोगों को ये कहा कि आपके बच्चों के लिए है। आज वो 22 अरब रुपया 2 अरब रुपया छोड़ के गया था, मेरा यकीन है वहाँ 2 रुपए भी नहीं होंगे। ठीक है, ये तो हो गई। हम इधर भी एक सवाल आ रहा है जी, कुछ और सवाल लेंगे उसके फिर दोबारा बात करेंगे जी। मेरी शेख साहब से यह है कि हम ख्याल ग्रुप इनका आपस में अलाइंस हो गया है, तो क्या आपकी जमात अवामी मुस्लिम लीग आइंदा सब मुस्लिम लीग इकट्ठी हो सकती हैं आपके ख्याल में? ये आपकी भी बड़ी ख्वाहिश है कि इत्तेहाद हो जाए, लेकिन क्या आपको इत्तेहाद लग रहा है मुस्लिम लीग का? सियासत बड़ी बेरहम चीज़ है, इसमें वक्त और जगह का इंतखाब बड़ा अहम होता है। मैंने नवाज शरीफ साहब को जब वो आए थे ये पैगाम भेजा था कि पुरानी बातों को भूल जाएं, ये सब मुस्लिम लीगें इकट्ठी हों। अगर मुस्लिम लीगें इकट्ठी होंगी तो लीडर आप ही होंगे, चौधरी नहीं होंगे। लीडर आप ही होंगे, शेख रशीद नहीं होगा। लीडर आप ही होंगे, वहाँ अहमद नासिर चट्टा नहीं होगा। उस वक्त उनको बात ये समझ नहीं आई। अब आधी मुस्लिम लीग टूट के पीपल्स पार्टी की गोद में चली गई है। मैं परसों पीर पगाड़ा साहब के पास जा रहा हूँ, कल मैं जश्न पे जाऊँगा कायदे आज़म के मज़ार पे परसों। आज हमारा अपना जश्न है, ये 13 अगस्त का, हम पिछले कॉलेज लाइफ से मंगा रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है, ये अच्छी बात है, लेकिन लोगों की गर्दन से सरिया निकल जाना चाहिए, लोगों को तकब्बर और गुरूर से बाहर आ जाना चाहिए। मुस्लिम लीगी छोटे से छोटा वर्कर भी उतना ही अहम है जितना कोई बड़ा लीडर है। लेकिन आपकी पार्टी का मुस्तकबिल क्या है शेख ये साहब? आपको पता लग जाएगा, थोड़े हफ्ते इंतजार करें। वो किस तरह से पता चलेगा? सारी बातें आप सियासी ज्योतिषी भी है ना, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा जादू का चिराग हो जाएगा जिससे आपकी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन जाएगी। देखें, मैं ये नहीं कहता कि हमारा सियासत में कोई बहुत अहम रोल था। हमारे 2 साल होने वाले हैं इस पार्टी को, लोगों के 20-22 साल, लोगों के पास बहुत वसाइल हैं, हमारे पास वसाइल नहीं, फिर भी चारों सूबों में हैं। लोग हमें सुन रहे हैं, जहां हम जाते हैं बगैर कॉल से लाहौर में भी जलसे हो रहे हैं, कराची में भी जलसे हो रहे हैं। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इस मुल्क के मसाइल हल होंगे और गरीबों की दुआ सुनी जाएगी, और हमारी ये ख्वाहिश है कि एक थर्ड ग्रुप इस मुल्क में वजूद में पाए। वो तो इमरान खान भी हो सकते हैं, वो तो कोई और भी हो सकते हैं। कोई बुरे इंसान नहीं है, क्यों नहीं हो सकते? इमरान खान भी उस ग्रुप में हो सकते हैं, एक अच्छी बात है। ये जीएचक्यू वाला ग्रुप है या दूसरे ग्रुप की बात? आप हर चीज जीएचक्यू पे लगा देती हैं। देखिए ना, अगर इतने बुरे हालात में भी जीएचक्यू की तरह, अब तो लोग जीएचक्यू भी बुरा कहना शुरू हो गए। अब देखें क्या उनसे बैनर लगे हुए हैं, जीएचक्यू के खिलाफ भी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है कि तब आओगे जब हमारी कब्रें बन जाएंगी। ये लोग कहते कुछ हैं। एक दिन मैं सजा होने जा रहा था कोर्ट से, जहां मैं 7 साल सजा हुआ, बहुत सारे लोग 1 साल सजा हुआ मिलिट्री कोर्ट में। आप यकीन करें, मैं सिविल कोर्ट में जा रहा था, मिलिट्री कोर्ट में मेरा केस था, मैं 1 साल कैद 10 कोड़े लगे की सजा हुई मुझे। हजारों लोग दरखास्तें दे रहे थे मार्शल लॉ अथॉरिटी को। मैंने कहा ये हजारों लोग क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा जी ये कहते हैं कि इन्हें जल्दी फैसला मिले। ये सारी कौम लेके आई चीफ जस्टिस इफ्तिखार को, क्या इनको जल्दी फैसला मिले? उनकी अपनी बात नहीं सुनी जा रही। जिस मुल्क में चीफ जस्टिस की बात नहीं सुनी जा रही और वो रोज कह रहा है भाई बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, इन्होंने उंगलियों में रुई दी हुई है, तो उस मुल्क में क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं शेख रशीद अहमद साहब से। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे कौन से जल्दी फैसले और होने वाले हैं और पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार कर सकती है। छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
डॉक्टर कदीर जो कि इस पाकिस्तान के हीरो थे, आपने उनके खिलाफ भी स्टेटमेंट दिया। क्या वजह है कि आपने एक हीरो को जीरो पे लाके खड़ा कर दिया जनरल मुशर्रफ के और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर? अब आप कौमी राजों से पर्दा उठाना चाहती हैं? जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या लगती है? वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में लोगों से भी बात करेंगे, शेख साहब से बात करेंगे। सियासी ज्योतिषी हैं, सियासी ज्योतिषी हैं, तो कौन सी हमें खबर मिलेगी आज, इनसे ये बात करें जी। ओके, अच्छा 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 अच्छा, टाइम मेरे पास कम रह गया है जी। बस यार बड़ साहब, जी आसमा शिराजी साहबा, आपका ये प्रोग्राम हम बड़े शौक़ से देखते हैं। कुछ बातें मैं आपके चैनल की तवज्जुह से आपसे, फिर बाद में मैं शेख साहब से भी कुछ बात करूंगा। मेरी इनसे ये दरख्वास्त है कि इंशाल्लाह जो हमसे गलतियां हुई वो तो हुई। ये शहर सियासी तौर पे यतीम हो चुका है शेख रशीद के ना होने से। ओके हम वो ओके ओके अच्छा, अब वो एक आखिरी बुजुर्ग है, उनसे ले ले, उनसे बुजुर्ग ले ले। मैं शेख साहब जी, मैं तरावियों का बस नहीं है, बैठ जाओ हकीम साहब, ये उधर उधर तारीफें उनकी, बैठ जा हकीम, कोई उधर दे, मौलवी साहब ने दे, मौलवी ओके ये मथे ही लगन लग गया। प्लीज मुख्तसर बात कीजिए क्योंकि मुख्तसर से बात करूंगा। ये मेरा सवाल है 2 लाइनों में। अपोजिशन जो हुक्मरान जमात है पंजाब में, ये लोड शेडिंग हो रही है, इसके लिए उन्होंने कोई इकदाम नहीं किया, कोई वो उन्होंने काम नहीं किया। महंगाई हो रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, गरीब मारा जा रहा है, गरीब का बच्चा भूखा सो रहा है, इसके लिए पंजाब हुकूमत ने कुछ नहीं किया। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि वो कह रहे हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो जो है ना वो काम नहीं कर रहे। आपने शेख साहब से सवाल करना है, पंजाब हुकूमत हमारे पास नहीं है इसमें। मैं शेख साहब से गुजारिश कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं जी कि हमने पंजाब में जो है वो अपना जो जस्टिस है उसका हुक्म नहीं मान रहे हैं। मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस ने कहा था कि चीनी 40 रुपए किलो करें, पंजाब में चीनी 40 रुपए किलो क्यों नहीं बिक रही है? शेख साहब आपके जमाने में तो चीनी का बहरान रहा, चीनी का बहरान शेख साहब के जमाने में भी हुआ। शेख साहब आपकी काबीना में बैठे हुए लोगों ने चीनी चोरी की, उस वक्त आप भी तो थोड़ी सी जिम्मेदारी लेना, इन हुकूमतों का भी कसूर नहीं है। मेरे दौर में कभी, बस यार अब सवाल बस कर दे यार, बस यार बैठ जी, जाओ, बस नहीं, बैठ जाए, टाइम नहीं है, हमने शेख साहब से टाइम नहीं है, तरावियां का टाइम होना लगा। ओके, देखें हमारे दौर में जब आटे की बोरी, आटे की गंदम 10-15 रुपए बढ़ती थी तो हम चीखते और चिल्लाते थे। 980 रुपए, 400 से 980 रुपए गंदम की गई। इनको ये समझ नहीं आई कि शायद पेट्रोल तो 33% लोग इस्तेमाल करते हों, गंदम 100% लोग इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने जागीरदारों को खुश किया, छोटे किसान नहीं खुश हुए। ये बड़े किसानों को खुश करने के लिए इन्होंने गरीबों की गर्दन काटी, 980 रुपए पे गंदम लेके गए। आज हाल ये है कि इसके बावजूद गंदम जो है गरीब आदमी देखने से तरस रहा है। ये बताइएगा कि आप पहले मुस्लिम लीग में रहे, नवाज शरीफ साहब के सीनियर नायब सदर थे, उसके बाद भी, उससे पहले भी मुस्लिम लीग में, अब भी मुस्लिम लीग में अलग पार्टी बना ली, शुजात साहब के साथ रहे, मुशर्रफ साहब के साथ रहे, आगे आप किसके साथ जाने वाले हैं? जरदारी साहब के साथ तो नहीं जाने वाले? पाकिस्तान के साथ मेरी सियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के गरीब अवाम के साथ और इसी के साथ रहे। तो मियाँ साहब तो अभी भी आपको कबूल नहीं कर रहे हैं? देखें अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। क्या आप वो कबूल कर लेंगे? मैं उनकी बात नहीं करता, अल्लाह ने मुझे कबूल किया हुआ है, मैं बंदों पे नहीं जाता, जो अल्लाह मुकल्लबुल कलूब है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? मैं कौन कौन खुदा को, मैं अमेरिका से भी बड़ा खुदा की सुपर पावर पे यकीन करता हूँ और इंशाल्लाह मैंने पहले ही कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन हमारे खत्म हो वो चुके कौन से अच्छे दिन आने वाले हैं? कौन से जल्दी फैसला होने वाला है, ये बताइएगा शेख साहब। इतना मैं सादा नहीं हूँ। अच्छा, ओवरऑल आप सियासत का जो सिनेरियो है वो क्या देखने जा रहे हैं? क्या हो, क्योंकि मुल्क इस वक्त बहरान में ये देख रहा हूँ, इस तरह हुकूमत नहीं चल सकती, इस तरह मुल्क नहीं चल सकते, इस तरह मामलात नहीं चल सकते और मुल्क को तबाही के उस गड्ढे में ना पहुंचा दिया जाए कि फिर इसको कोई भी ना चला सके। कौन निकालेगा शेख साहब? आप लोगों ने भी तो इस मुल्क को डाला बहरानों में। ये 80-85 चैनल ये निकालेंगे। कैसे और इत्तेसाब होगा? आप आने दें। देखें अब अवाम जो है, अवाम ने भी दिल में ठान ली है
कि इलेक्शन के दिन इनसे इंतकाम लेंगे। अगर इलेक्शन अवाम तो इलेक्शन में वोट डालने के लिए नहीं निकलते, फिर कौन सा इनकलाब इस मुल्क में आएगा जिसकी आप इमरान खान और दीगर लोग बातें करते हैं? बड़ा फर्क पड़ चुका है। अगर इलेक्शन हुए तो इंशाल्लाह तब्दीली के इलेक्शन। जहांगीर तरीन जो पार्टी बना रहे हैं उसमें आप भी जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैंने थर्ड ऑप्शन की बात की है, उसमें हर उस आदमी को आना चाहिए जो इस मुल्क में तब्दीली चाहता है। उसके अंदर भी एस्टेब्लिशमेंट सरगर्म है। मैं एस्टेब्लिशमेंट को ना देख रहा हूँ ना मेरा राब्ता है। अगर अवाम उसके साथ हुए तो वो कामयाब होगी, अगर अवाम उसके साथ ना निकले तो फिर इनका मुकद्दर यही है कि ये दूध की रखवाली पर बिल्लों को देखना चाहते हैं। अगर ये चोरों को चौकीदारी पे देखना चाहते हैं तो इसकी सजा कौम भुगतेगी। इसमें मैं कुछ नहीं। शेख साहब, आप मुहिब्बुल वतन इंसान है, मुझे पता है आपको जाना भी है, लेकिन थोड़ा सा और 2 जुमले मुझे और चाहिए आपसे। डॉक्टर कदीर जो कि इस पाकिस्तान के हीरो थे, आपने उनके खिलाफ भी स्टेटमेंट दिया। समझ नहीं आती कि आप कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, आखिर क्या वजह है कि आपने एक हीरो को जीरो पे लाके खड़ा कर दिया जनरल मुशर्रफ के और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर? कल भी कदीर साहब मेरे हीरो थे, आज भी मेरे हीरो हैं, और मैं समझता हूं कि मैंने कभी उनके खिलाफ बयान देने की सोच भी नहीं सकता। मैं गाली समझता हूं अगर मुझे कोई ये कहे कि मैंने कभी उनके खिलाफ बयान दिया। लेकिन लिसन, अब आप ये इस्तीफे का सवाल कहती हैं, अजान हो रही है, उस इस्तीफे की स्टेटमेंट का सदर मुशर्रफ को नहीं पता। वो स्टेटमेंट बनाई किसने? कदवाई साहब ने, जनरल एहसान ने, या किसी और साहब, एक और साहब ने भी। वो इस वक्त ड्यूटी पे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। कल भी कदीर हीरो था, आज भी हीरो है। इंसानों से गलतियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के कौम पे इतने एहसान हो उसकी एक आधी गलती को एहसानों पे भारी कर दिया जाए। कल भी कदीर मेरा हीरो था, आज भी मेरा कदीर हीरो है। आपकी स्टेटमेंट को माने जो आपने एएफपी को दिया था, एपी को दिया था इंटरव्यू, उसको हम माने या इसको माने जिसमें आपने अगर कहा आप कोई ऐसा इंटरव्यू निकाल दें, अब आप कौमी राजों से पर्दा उठाना चाहती हैं। मैं ईरान गया था, मैं गवर्नमेंट का अहम रुकन था, हुकूमत मुझ पर एतमाद करती थी। मैं अहम मिशन पर अहमदी निजात साहब को मिला था। पाकिस्तान उस वक्त शदीद ख़तरात में था। कर्नल कज़ाफ़ी साहब ने सारा कुछ उधर दे दिया था, सारा कुछ उनके पास चला गया था। वो BCC जो जहाज़ था उसमें जो कुछ निकल के बरामद हो गया था वो भी सबके सामने था। मैं हुकूमत का वो पैगाम लेकर गया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। मैं इसी तक रहना चाहता हूँ। मैंने कभी डॉक्टर कदीर की खिदमात को भुलाना जो है, मैं समझता हूँ इस मुल्क से निमक हरामी के मतलब। आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या लगती है? आप भी कहेंगे मैंने कोई गलती नहीं की? नहीं, मैं अपनी गलतियों का अजाला करता रहता हूँ। जब मेरा एक जुमला मेरे ज़हन में आया, मेरा हल्का मेरा ज़मीर है, जब मेरा ज़मीर मुझे ये कहता है कि शेख रशीद तुम यहाँ गलत हो, मैं उसको मान लेता हूँ, क्योंकि मैं ज़मीर की सियासत करता हूँ, यही करता रहूँ। बहुत बेहतर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने शेख रशीद अहमद की गुफ्तगू सुनी। एक आम आदमी बहरहाल हैं, आज भी फट्टे पे बैठने वाला ये शख्स है, लेकिन गलतियां हर सियासतदान से होती हैं। इनसे क्या हुई हैं, आज अवाम के सामने कटहरे में ये आए, इनकी गुफ्तगू अच्छी लगी, बुरी लगी। अवामी मुस्लिम लीग क्या करेगी आइंदा जाके पाकिस्तान की सियासत में, कितना कर पाएगी, ये सब फैसला आपका।